हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण, माई चैनल इज छत्तेश्वरू। आज हम इकाई 6 का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गणित की मनोविज्ञान का रेखा गणित शिक्षण। ज्यामिति दो शब्द ज्या और मिति से मिलकर बना है। ज्या यूनानी शब्द ज्यो का अर्थ है भूमि, पृथ्वी तथा मिति यूनानी शब्द मैट्रॉन का अर्थ है मापन, अर्थात यह गणित की वह शाखा है जिसमें भूमि का माप लिया जाता है। आज इस तकनीक का प्रयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में होने के कारण हम कह सकते हैं कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, ठोसों का अध्ययन उनके आकार, विस्तार तथा स्थिति के रूप में किया जाता है। उसे भूमिति या ज्यामिति कहते हैं। रेखा गणित शिक्षण की विधियाँ। मेथड ऑफ ज्योमेट्री टीचिंग। शिक्षा के स्तर की दृष्टि से रेखा गणित शिक्षण की दो अवस्थाएं होती है: प्रारंभिक अवस्था, प्रायोगिक अवस्था, सैद्धांतिक या विश्लेषणात्मक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था या प्रायोगिक अवस्था। रेखा गणित शिक्षण का आधार सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में विभिन्न आकृतियों की पहचान, अंतर, रचना और तुलना आदि की जानकारी अवश्य करानी चाहिए। बालकों को त्रिभुजाकार, गोलाकार, दिशा, वर्ग, आयत, घन आदि की आकृति पहचानने का ज्ञान दिया जाए। छात्र स्वयं पटरी, प्रकार, चांदे आदि को प्रयोग करना सीखे। विभिन्न रेखाओं, कोणों और त्रिभुजों, चतुर्भुजों आदि की रचना और माप आदि के द्वारा प्रायोगिक कार्य का अधिकाधिक अवसर दिया जाए, जिसके आधार पर छात्र स्वयं नियम, संबंध, स्वयं सिद्धि आदि का निर्माण करें। प्रारंभिक या प्रायोगिक अवस्था होने के कारण उसमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि। शिक्षण द्वारा छात्रों के सम्मुख रेखा गणित के उपकरणों और उनके प्रयोग करने के ढंग का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है, यथा प्रकार और चांदे का प्रयोग। तत्पश्चात छात्रों को भी शाम पट पर बुलाकर उनसे भी इनका प्रयोग करा तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से कक्षा में भी स्वयं अभ्यास करने का अवसर दे और शिक्षण के कार्य का निरीक्षण करता रहे, जिससे छात्रों के व्यक्तिगत कठिनाइयों पर ध्यान देते रहना चाहिए। आगमन विधि। विभिन्न उपकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से छात्रों द्वारा मापन आदि के आधार पर भली प्रकार निरीक्षण एवं सर्वेक्षण कराकर सामान्य नियम ज्ञात करना चाहिए और छात्रों द्वारा ही सामान्य अथवा मुख्य प्रमेय निकलवाना चाहिए। निगमन विधि। आगमन विधि द्वारा नियम या प्रमेय ज्ञात कर लेने के पश्चात अन्य उदाहरण लेकर छात्रों को निष्कासित नियम की पुष्टि करने का और अभ्यास करने का अवसर देना चाहिए, जिससे वे प्रायोगिक कार्य के द्वारा उस नियम अथवा संबंध का उपयोग सीख सके। सैद्धांतिक या विश्लेषणात्मक अवस्था। छात्र का बौद्धिक तर्क, विवेचना व विश्लेषण आदि का विकास हो जाने पर रेखा गणित शिक्षण की यह अवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें छात्र प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञात किए गए नियमों को विश्लेषण द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में प्रायोगिक कार्य के पश्चात सैद्धांतिक और तर्कपूर्ण विवेचना को महत्व दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर रेखा गणित के साध्य, प्रमेय, निर्णय आदि में सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति और सैद्धांतिक कार्य को स्थान दिया गया है। इस स्तर पर रेखा गणित के नियम, प्रमेय आदि छात्रों द्वारा आगमन विधि से अथवा विश्लेषण द्वारा खोज करानी चाहिए।
स्मरणीय प्रमेय। इसमें किसी रेखागणित कथन की सत्यता के क्रमागत तर्कों को सिद्ध किया जाता है। निर्मेय, इसमें आकृति की रचना की जाती है। व्यापक प्रमेय, इसमें साध्य का कथन व्यापक शब्दों में किंतु दो भागों में दिया जाता है। परिकल्पना, वह जिसकी कल्पना करनी है। परिणाम या निष्कर्ष, वह जो सिद्ध करना होता है। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में वही कथन किसी चित्र के अनुसार कहा जाता है जिससे वह अधिक स्पष्ट हो जाए। रचना, कभी कभी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कोई विशेष रचनाओं की आवश्यकता होती है। उपपत्ति, इसमें साध्यों की सत्यता का प्रमाण दिया जाता है। प्रत्येक कथन की सत्यता के लिए कारणों सहित तर्क उपस्थित करने होते। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य का अर्थ है एक ही कार्य को निरंतर करते रहना जब तक कि उस कार्य में निपुण न हो जाए। प्रत्येक कार्य में निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शिल्पकार या चित्रकार को निरंतर अपने कार्य में निपुणता लाने के लिए अभ्यास करना होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार अब शिल्पकार या चित्रकार को निरंतर अपने कार्य में निपुणता लाने के लिए अभ्यास करना होता है, उसी प्रकार शिक्षक एवं विद्यार्थी को शिक्षा के कार्य में दक्षता लाने के लिए अभ्यासरत रहना पड़ता है। गणित शिक्षण में बालक के ज्ञान को स्थायी करने के लिए अभ्यास कार्य अत्यंत आवश्यक है। अतः अभ्यास कार्य बालक के ज्ञान, स्थायी ज्ञान विकास, स्मृति जांच आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालकों को इस कार्य के लिए सरल से कठिन की ओर क्रम का ध्यान रखकर प्रश्न देना चाहिए। न्यूनतम अधिगम स्तर, अपेक्षित दक्षताओं की अवधारणा। न्यूनतम अधिगम स्तर, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक उच्च प्राथमिक के स्तर पर सभी विद्यार्थी को गुणात्मक शिक्षा देने की शैक्षणिक व्यूह रचना है। न्यूनतम अधिगम स्तर में ज्ञान के सांस्कृतिक रूप को छोटी छोटी दक्षता में विभाजित कर फिर उसे विश्लेषित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा क्रम पाठ्यचर्या में विषयवार दक्षता को निर्धारित किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में केंद्रीय दृष्टि विद्यार्थियों में दक्षता के विकास पर हो, विषय वस्तु उसका माध्यम बने, उन्हें दक्षता के विकास का मूल्यांकन कर आगे की शिक्षण व्यूहरचना बने। न्यूनतम अधिगम स्तर से अभिप्राय है कि एक निर्धारित निश्चित समयावधि में शिक्षण के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम ज्ञान अर्जित किया जाना। अधिगम क्षेत्र, संख्याएं, संक्रियाओं के गुणधर्म, व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक गणित, ज्यामितीय आकृतियों एवं उनके स्थानिक संबंध, बीजीय व्यंजक एवं संख्या, क्षेत्रफल एवं आयतन, रेखा चित्र, सांख्यिकी। विषय वस्तु के क्षेत्र, गणित विषय से संबंधित विषय वस्तु को पर्यावरण, कृषि एवं वैज्ञानिक तकनीकी, जनसंख्या, व्यापार, दैनिक लेनदेन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजस्व, चुनाव, आयात निर्यात, शेयर बाजार आदि क्षेत्रों से लेना अपेक्षित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक को प्रभावी एवं अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति के लिए शिक्षण प्रक्रिया का बाल केंद्रित होना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना उपयोगी हो सकता है। गणितीय आधारभूत सिद्धांतों को क्रियात्मक कार्यों द्वारा समझाने पर विशेष बल दिया जा सकता है। गणित शिक्षण की मुख्य विधाओं यथा विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक, आगमन, निगमन, क्रियात्मक,
एवं प्रायोगिक कार्यों का समस्या निवारण में आवश्यकता अनुसार पृथक पृथक अथवा समन्वित रूप से उपयोग किया जा सकता है। व्यावहारिक गणित में यथासंभव दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को सम्मिलित किया जा सकता है। संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए वास्तविक स्थितियों की जानकारी दी जा सकती। यथासंभव स्थल वस्तुओं एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में बालक बालिकाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन देते हुए परस्पर एक दूसरे को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जा सकते हैं। मूल्यांकन उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक बालिकाओं का सतत मूल्यांकन शिक्षण के साथ साथ करना आवश्यक है, जिससे कमजोर क्षेत्रों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन्हें भी अपेक्षित स्तर पर लाया जा सकता है। इस स्तर पर सतत मूल्यांकन निम्नानुसार किया जा सकता है। पहला, मौखिक एवं क्रियाकलाप द्वारा शिक्षण के साथ साथ मौखिक एवं क्रियाकलापों द्वारा सतत मूल्यांकन करना अपेक्षित है। अवधारणा वाली एवं ज्यामितीय दक्षता का मूल्यांकन तो क्रियाकलापों और प्रायोगिक कार्यों द्वारा ही किया जा सकता है। लिखित कक्षा 6 से 8 तक के स्तरों पर अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति का सतत मूल्यांकन लिखित रूप से करना भी आवश्यक है। यह कार्य प्रत्येक इकाई एवं उप इकाई के शिक्षण के बाद इकाई परक अभ्यास कार्य गृह कार्य के माध्यम से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रत्येक इकाई परक के बाद बालक बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि की जानकारी रखना अपेक्षित है। शैक्षणिक निदात्मक परीक्षण की अवधारणा। निदात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं त्रुटियों या कठिनाई को व्यक्त करता है। परीक्षण में उपलब्धि परीक्षण की भांति अंक प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि एक कमी या गलती के कारणों का पता लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में बालक की स्तरानुकूल अपेक्षित उपलब्धि क्यों नहीं हुई, बालक में कौन कौन सी अक्षमता है जिससे वह वांछित योग्यताएं प्राप्त नहीं कर सका था, बालक किस प्रकरण में कमजोर है, इसकी जांच करना ही निदात्मक परीक्षण है। निदात्मक परीक्षण का प्रमुख लक्ष्य बालक की अपेक्षित उपलब्धि में बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना। इसमें छात्र का हित सर्वोपरि तथा निदात्मक के बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। अर्थात निदात्मक परीक्षण मौखिक लिखित द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी को किसी विषय को समझने में कहाँ कठिनाई का अनुभव होता है, जिसके कारण वह त्रुटियां कर रहा है तथा कमजोरी का क्षेत्र बना हुआ है। इस परीक्षण के माध्यम से किसी विषय के अध्ययन में होने वाली मानसिक प्रक्रिया का पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। निदात्मक परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित: पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन कर उपयोगी बनाना तथा बाल केंद्रित बनाना, उपलब्धि परीक्षण हेतु उचित आधार तैयार करना, मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट, सार्थक एवं प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करना, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव को कम करना, अधिगम अनुभव एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाना तथा आवश्यक सुधार करना, शिक्षार्थी एवं अभिभावकों को उचित निर्देश प्रदान करना, उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता देना, गणित संबंधी कमजोर
के संभावित कारण। बालक की गणित कमजोरी के अधोलिखित कारण हो सकते। पहला, घरेलू कारण। बालक कई बार अव्यवस्थित तथा कलहपूर्ण वातावरण के कारण घर कार्य नहीं कर पाता, अथवा मानसिक चिंता होने के कारण बालक सोच नहीं सकता। घरेलू झगड़े, माता पिता की अयोग्यता, मानसिक शारीरिक दुखता, गरीबी, अशिक्षित आदि घरेलू कारण जिससे बालक के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। गणित प्रत्यों का स्पष्टीकरण। बालक गणित पढ़ने में इसलिए भी नहीं रुचि लेता क्योंकि उसे सम प्रत्यों का स्पष्टीकरण नहीं होता। उसको आकृति, दूरी, ऊंचाई, समय, गति, स्थान, संख्या, तोल, माप आदि के प्रत्ययों की इकाई स्पष्ट नहीं होती। शाला में देर से प्रवेश। इसके अतिरिक्त बालक पिछड़ने का कारण यह भी हो सकता है कि उसका प्रवेश शाला में देर से हुआ हो। दूसरी शिक्षण पद्धति एवं अमनोवैज्ञानिक व्यवहार। शिक्षक का छात्रों के प्रति अमनोवैज्ञानिक व्यवहार। शिक्षण में गणित पढ़ाने की अयोग्यता, उसके द्वारा प्रयोग की जा रही दूसरी शिक्षण पद्धति आदि भी बालक को प्रभावित करती। व्यक्तिगत कारण। कुछ बालक स्वयं के व्यक्तिगत के कारण शारीरिक अस्वस्थता, मन तथा तीव्र गति के विकास, भय की उत्पत्ति, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति का अभाव, भोजन, नींद आदि से भी समय प्रतिकूल व्यवहार करने लग जाते हैं। वातावरण संबंधित कारण। अनैतिकता, समूह प्रवृत्ति, अवकाश का दुरुपयोग, प्रणव और साथियों का अभद्र व्यवहार। वातावरण द्वारा संवेगों का उद्दीपन, सिनेमा, उपन्यास आदि द्वारा भी बालक के विचार प्रभावित है। विषय के प्रति अरुचि। बालकों में कभी किन्हीं कारणों गणित के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए और गणित कमजोर रहता है। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। विद्यालय के गंदे और आकर्षण रहित होने के से भी बालक में शैक्षणिक दुर्बलता रह सकती है। कक्षा में अनुशासनहीनता का होना भी एक कारण है। प्रखर बुद्धि होना। प्रखर बुद्धि वाले बालक भी कभी कभी कक्षा में समस्या बन जाते। उनका मस्तिष्क सदा ही कार्य करने में लगा रहता, अतः ऐसे छात्रों को पर्याप्त मात्रा में कार्य न मिलने से वे अध्यापक के लिए समस्या बन जाते। मूलभूत क्रियाओं में कमजोर होना। यदि बालक गणित की मूलभूत क्रियाओं को नहीं समझ पाता तब भी वह गणित में आगे के कार्य में पिछड़ जाएगा। शारीरिक दोष। शारीरिक रोग जैसे ऊंचा, सुनना, दृष्टि शक्ति क्षीण होना, हकलाना आदि के कारण बालक कक्षा में पिछड़ जाता। भावना ग्रंथि। माता पिता का प्यार न मिलना या अधिक प्यार मिलने से मनोग्रंथियों से संज्ञानात्मक समस्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण बालक पढ़ने से पिछड़ जाता। स्वास्थ्य दोष। प्रसिद्ध उक्ति है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। अस्वस्थ का प्रभाव बालकों की स्मृति, अवधान शक्ति एवं श्रम योग्यता पर पड़ता है। विषय संबंधी पृष्ठभूमि का। कभी कभी छात्रों की विषय वस्तु संबंधी परेशानी, चित्र, सूत्र, सिद्धांत का अस्पष्ट ज्ञान उनकी प्रगति में बाधक होती है। लंबी अनुपस्थिति। कक्षा में लंबी उपस्थिति पर अनुपस्थिति भी छात्रों को गणित पढ़ने में बाधक का स्रोत करती। अन्य कारण। कुछ अन्य कारण जैसे अध्ययन की कमी, स्थानांतरण की समस्या, शिक्षण का कठोर व्यवहार, समुचित संगति का ना होना, भीख मांगना, चोरी करना आदि। नैतिक शिक्षण। नैतिक और शैक्षणिक निदान की विशेषता गुण। प्रभावी शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों समस्या को जानना ही शैक्षणिक निदान है। प्रभावी शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाई समस्या को जानना ही शैक्षणिक निदान है। शिक्षक शिक्षार्थी की उपलब्धि में कमियों के कारणों का अवसर प्रदान करता है। शैक्षणिक निदान द्वारा शिक्षक वो मूल्यांकन में गतिशीलता लाकर उनको पिछड़ने से बचा सकता है। इसके द्वारा विभिन्न स्तर पर उत्तम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। ये परीक्षा विश्लेषणात्मक होती तथा किसी भी समस्या के अंशों का पूर्ण विश्लेषण करती। इन परीक्षा का आधार ऐसे तथ्य या मानक होते हैं जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। इन परीक्षाओं में यह देखा जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर की कठिनाई वाले प्रश्नों को हल कर देता है। ये परीक्षा सीखने वालों की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर। ये परीक्षा बालकों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप में परीक्षण करती है। ये परीक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती है। ये परीक्षा प्रमाणीकृत होती है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि निदात्मक परीक्षा को प्रमाणीकृत नहीं
ये परीक्षा विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होती है। ये परीक्षा बालकों की योग्यता का मापन नहीं करती, बल्कि विषय संबंधी कमजोर निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था कराती है। शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया। ये हमारा वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको यदि मेरा चैनल मेरी टीचिंग पसंद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।